मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। बहुत सारे बच्चों की ये रिक्वेस्ट थी कि जो सीबीएसई की तरफ से सैम्पल पेपर रिलीज़ किए गए हैं क्लास 10th के लिए, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाए। आपको पता है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए यानी क्लास 10th क्लास 12th के लिए सीबीएसई की तरफ से 2020-21 के लिए सैम्पल पेपर रिलीज़ किए गए हैं आपके सभी सब्जेक्ट्स के। आपको शायद स्कूल से भी प्रोवाइड किए गए हों, वरना आप सीबीएसई की साइट से भी जाकर उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे चाहते थे कि क्या मार्किंग स्कीम है, क्या पैटर्न है, किस तरीके से चेंजेस होंगे इस बार के एग्ज़ाम में, तो वो सैम्पल पेपर करवाया जाए। तो वही सैम्पल पेपर आज मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। आज मैं करवाऊंगी आपको साइंस का, क्योंकि मैं आपको साइंस पढ़ाती हूँ तो मैं आपको साइंस का पेपर करवाऊंगी। बाकी आपके जो टीचर्स हैं वो आपको मैथ्स और सोशल स्टडीज़ का पेपर करवाएंगे। तो पहले तो ये क्लास 10th के लिए है, साइंस का पेपर है। और फर्स्ट चीज की जो हम पेपर है उसे पार्ट्स में करेंगे। आपको पता है जो पेपर है वो पार्ट्स में आता है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो यहाँ पे मैं आपको 2 या 3 वीडियो में पूरा सैम्पल पेपर सॉल्व करवा दूंगी, जिससे आप इजीली समझ सकते हैं और उन क्वेश्चंस को कॉपी में कर भी सकते हैं। अब कुछ बच्चों का ये होता है कि अभी तो हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट ही नहीं किया। आपका जो सिलेबस है वो पूरा सिलेबस तो हमने कंप्लीट नहीं किया, और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन है 80 मार्क्स का जो आपका ये सैम्पल पेपर है वो पूरा फाइनल एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग दिया गया है। ठीक है, जो आपका फाइनल मार्च में एग्ज़ाम होता है उसके अकॉर्डिंग दिया गया है। तो बच्चों की ये क्यूरी होती है कि हमने तो चैप्टर्स पढ़े ही नहीं है। तो आपको रिवर्स करना है, पहले आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करना है, सारे क्वेश्चंस को समझना है कि किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देन गो टू योर चैप्टर। उसके बाद आपको अपने चैप्टर पे जाना है। जो चैप्टर नहीं पढ़े हैं वो पढ़ेंगे, तो आपको पहले से पता होगा कि इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे ट्विस्ट किया जाता है, तो आप अच्छे से ग्रैप कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैं फटाफट से आपको सैम्पल पेपर भी दिखाऊंगी, और अगर आप चाहते हैं कि आपको सैम्पल पेपर डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं या आपको सैम्पल पेपर चाहिए, उसका PDF चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगी। देखिए ये आपका पेपर है, ठीक है, सैम्पल पेपर। जैसे आपका फाइनल एग्ज़ाम होता है सॉरी, वैसे ही आपका ये पेपर आएगा। ऊपर लिखा हुआ है क्लास 10th, मैक्सिमम मार्क्स 80। आप सभी जानते हैं 80 मार्क्स का पेपर होता है, 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के होते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई है। इंस्ट्रक्शन आप लोग पढ़ते नहीं है, पर यहाँ पे आपको थोड़ा सा पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 1 मार्कर क्वेश्चन है, वो बढ़ गए हैं। ठीक है, देखिए पहले आपको बोला है द क्वेश्चन पेपर कंप्राइजेज 4 सेक्शंस ABCD, देयर आर 36 क्वेश्चन इन द क्वेश्चन पेपर। आपके क्वेश्चन पेपर में 36 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, कंप्लीट 36 क्वेश्चन आएंगे यानी 36, और सभी क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी होंगे। नंबर 2 इंस्ट्रक्शन है सेक्शन A क्वेश्चन नंबर 1 to 20। आपका क्वेश्चन नंबर 1 to 20 क्या होगा, ऑल क्वेश्चन एंड पार्ट्स देयरफॉर आर 1 मार्क ईच। इसमें क्या होगा, यानी सेक्शन A में क्वेश्चन नंबर 1 to 20 कैसे हैं, आपके 1 मार्कर क्वेश्चन है। ठीक है, ये 1 to 20 1 मार्कर, यानी जिनको आपको ऑब्जेक्टिव टाइप कहते हैं। ऑप्शंस भी दिए हो सकते हैं, या फिर आपको 1 लाइन में आंसर लिखना होता है, 1 वर्ड में भी आंसर लिख सकते हैं। दीज क्वेश्चन कंटेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, मल्टीपल चॉइस समझते हैं ना, MCQ। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे ABCD, और आपको देखा भी होगा, आपने ध्यान दिया होगा कि वर्कशीट में भी आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जब आपका चैप्टर कंप्लीट होता है तो आपको MCQ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, ठीक है, जहाँ से ABCD, वहाँ से आपको चूज़ करना होता है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एंड असर्शन। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन होंगे 1 मार्क में, जिसमें आपको शॉर्ट आंसर लिखना है, ठीक है, 1 लाइन का आंसर लिखना है। इसके अलावा असर्शन एंड रीज़न टाइप क्वेश्चन। असर्शन एंड रीज़न टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं कि आपको एक स्टेटमेंट दी जाती है और पूछा जाता है, उसका ऑप्शन दिया जाता है AB कि दिस इज़ द करेक्ट रीज़न फॉर दिस स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट दे दी और नीचे एक रीज़न दे दिया। बोलेंगे जो A है ये स्टेटमेंट, ये B है रीज़न, तो जो B रीज़न है वो A के लिए सही है या नहीं है, इसे हम बोलते हैं असर्शन एंड रीज़न। ठीक है, जैसे आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए आपको स्कूल से ही अवेयर कराया जा रहा है। आंसर टू दीज शुड बी गिवन इन 1 वर्ड सेंटेंस। इसके अलावा कोई डेफिनेशन है, कोई सब्स्टिट्यूट है, पूरा सेंटेंस दे रखा है, वहाँ पे आपको एक वर्ड फिल करना हो, तो ये सारे तरह के क्वेश्चन आपके किस में आ जाएंगे, 1 मार्कर में आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 to 20 में। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ सेक्शन B,
तो सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 21 to 26, ये जो पैटर्न रहने वाला है आपके एग्जाम में, ये यही पैटर्न रहेगा फाइनल एग्जाम में, जो आपका मार्च या अप्रैल में एग्जाम होगा उसमें यही पैटर्न फॉलो होने वाला है साइंस के लिए। क्वेश्चन 21 to 26 आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स इज। यहाँ पे आपको शॉर्ट टाइप आंसर, यानी आपको कितना लिखना है, 30 से 50 वर्ड्स में आपको आंसर देना होगा और ये 2 मार्कर होंगे, ठीक है, 21 से 26, यानी 21, 22, 23, 24, 25, 26, 6 क्वेश्चन होंगे जो आपके 2 मार्कर होंगे। सेक्शन सी में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 27 to 33 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कैरिंग 3 मार्क्स। 27 to 33 आपके 3 मार्क के क्वेश्चन होंगे एंड आंसर दीज क्वेश्चन शुड बी इन रेंज ऑफ 50 to 80। देखिए वर्ड लिमिट को आपको ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू मार्क्स आपको आंसर देना है। सेक्शन डी क्या है, 34 to 36, यानी 34, 35, 36 3 क्वेश्चन जो होंगे वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे 5 नंबर के। तो 5 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे उसमें भी सब पार्ट्स आएंगे, यानी क्वेश्चन के अंदर और पार्ट्स होंगे, ठीक है, जैसे उसी के अंदर आपको मल्टीपल क्वेश्चन होंगे जिनके आपको आंसर करने होंगे। एंड आंसर दीज क्वेश्चन शुड बी 80 to 120 वर्ड। इसका आपको 80 to 120 वर्ड्स में आंसर देना होगा। और वैसे भी ये अपने आप हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन पूछे होते हैं, तो आप हर क्वेश्चन का आंसर देंगे 40 वर्ड्स में, तो आपका कंप्लीट 120 वर्ड्स तक हो जाएगा। इसके अलावा देयर इज़ नो ओवरऑल चॉइस, आपको ओवरऑल चॉइस नहीं दी जा रही है कि ये क्वेश्चन करिए नहीं तो ये करिए। हाउएवर इंटरनल चॉइस हैव बीन प्रोवाइडेड, बट आपको इंटरनल चॉइस दी जाएगी। जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपको ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, तो इन दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन अटेंड करना होगा, इसको हम कहते हैं इंटरनल चॉइस। जैसे 1 मार्कर में आपको कुछ क्वेश्चन अभी मैं आपको शो करूंगी दिए जाएंगे, वहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन होंगे और लिखा होगा, तो ऐसा नहीं आप दोनों अटेम्प्ट करेंगे, उसमें से कोई एक ही अटेम्प्ट करेंगे। Whenever necessary, neat and properly labeled diagram should be drawn, और जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे आपसे डिमांड की गई है, वहाँ पे आप प्रॉपरली लेबल एंड नीट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ये आपके लिए कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप अभी से समझ लें तो अच्छा होगा, क्योंकि एग्जाम में भी यही इंस्ट्रक्शन आपको दी जाएंगी। इसके साथ साथ मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगी और उसके आंसर विद मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम क्या होती है बेटा, मार्किंग स्कीम जो होती है वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती है कि आप कितना आंसर लिखेंगे, आपके लिए जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें कितनी रिक्वायर्ड है आंसर की, आपको कितना आंसर लिखना चाहिए, 2 मार्क में कितना, 1 मार्क में क्या, कितने पॉइंट्स मेंशन करने चाहिए, वो होती है मार्किंग स्कीम। ठीक है, तो हम साथ साथ में देखेंगे। चलिए अब देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। ये सेक्शन ए है हमारा, ठीक है, ये सेक्शन ए है, सेक्शन ए। तो आज हम सेक्शन ए के क्वेश्चन करेंगे 10 क्वेश्चन। सेक्शन ए में आपको पता है कितने क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है। 20 में से 10 क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे और इसके पार्ट 2 में अदर 10 क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको आराम से करवाऊंगी जिससे कोई भी जल्दबाजी ना हो, हर बच्चे को आसानी से समझ में आए। नेक्स्ट पार्ट में हम अगले 10 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद सेक्शन बी पे जाएंगे, सी पे जाएंगे और डी पे जाएंगे। ठीक है, कि आप आराम से अच्छे से चैप्टर को समझ पाएँ। देखिए पहला क्वेश्चन जो है ये आपको नंबर दे रखे हैं क्वेश्चन का और ये आपका क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में आपको चॉइस दे रखी है, इसी को बोलते हैं इंटरनल चॉइस। ठीक है, इंटरनल चॉइस का मतलब देखिए, इंटरनल चॉइस आपको दे रखी है, इसका मतलब देखिए ये क्वेश्चन करिए और ये क्वेश्चन करिए, दोनों में से आपको कोई एक करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 2 चॉइस दी है, दोनों में से आपको कोई एक करना है, पर मैं आपको दोनों करवाऊंगी। पहले क्या है, लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशन व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब। अगर आप फेरस सल्फेट, ठीक है, फेरस सल्फेट को हीट करते हैं ड्राई टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, तो आप क्या ऑब्जर्वेशन पाएंगे, क्या क्या आपकी ऑब्जर्वेशंस होंगी वो आपको बताना है। 1 मार्क का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट आपको 2 ऑब्जर्वेशन तो मेंशन करनी चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन बोला है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन 1 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी HCl इज एसिड इज नीडेड टू 1 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल। HCl प्लस अगर आप सोडियम कर रहे हैं, एक तरफ एसिड है, एसिड प्लस मेटल कर रहे हैं, तो आपका क्या चीज़ बनेगा। ठीक है, समझ गए। तो पहले हम क्वेश्चन 1 का आंसर देख लेते हैं मार्किंग स्कीम में। ये आपकी मार्किंग स्कीम है, दैट शुड बी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, ये आपकी मार्किंग स्कीम है और ये आपको आंसर है। ठीक है, आंसर 1 आपका क्या है, हमें बोला था कि आप क्या ऑब्जर्वेशन पाएंगे अगर आप हीट करेंगे। तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन ये है, इनिशियल लाइट ग्रीन कलर चेंजेस टू रेडिश ब्राउन कलर। जो लाइट ग्रीन कलर है वो किस में चेंज हो जाएगा, ब्राउन कलर में।
कलरलेस गैस इज इवॉल्व्ड, एक गैस इवॉल्व होगी जो कैसी होगी, कलरलेस होगी। नंबर 3, गैस विथ चॉकिंग स्मेल इज इवॉल्व्ड, जो गैस होगी उसकी स्मेल कैसी होगी, चॉकिंग होगी। 1 मार्क का क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एनी 2, यानी आपको तीनों पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है, कोई भी 2 पॉइंट आप मेंशन करेंगे क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन क्या था, फिर से आपको मैं दिखा दूं, लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशन, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट को अगर आप हीट करते हैं तो आपका क्या बनता है, फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो आपको ये ऑब्जर्वेशंस मिलती हैं, इसमें से आप कोई 2 ऑब्जर्वेशन लिख देंगे। दूसरा था कि अगर आप HCl को रिएक्ट करते हैं सोडियम के साथ, सोडियम इज द मेटल एंड HCl इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट्स अ मिनरल एसिड, तो आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा सोडियम क्लोराइड प्लस गैस। आपको ये पता ही है बेटा कि अगर आप मेटल और एसिड को रिएक्ट करते हैं तो एक आपका सॉल्ट बनता है प्लस लिबरेट होती है हाइड्रोजन गैस, तो आपका बनेगा सोडियम क्लोराइड। यहाँ आपको रिएक्शन में नहीं सिर्फ नंबर में ऐसे बताना है, तो सोडियम क्लोराइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिएक्ट होगी। तो ये आपके क्या है, आंसर है मार्किंग स्कीम के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन होमोलोगस सीरीज, जो हमारी होमोलोगस सीरीज है उसमें क्या ऑब्जर्व नहीं होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड, नॉट पे ध्यान देना है, नॉट ऑब्जर्व्ड, गिव रीजन ऑफ योर चॉइस, और अपनी चॉइस का आपको रीजन भी देना है। तो नंबर 1, होमोलोगस सीरीज में क्या नहीं देखा जाएगा, चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी, होमोलोगस सीरीज में बोल रहे हैं चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंस इन CH2 14U मॉलिक्यूल मास, ग्रेजुएशन फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसके अलावा सम फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें से क्या क्या चीज़ है, क्या है जो नहीं ऑब्जर्व होगा होमोलोगस सीरीज में, तो इसका आपका जो आंसर होगा वो होगा अ चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी। चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी नहीं ऑब्जर्व होगा किसमें, होमोलोगस सीरीज में। क्यों, इट डज नॉट अकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी कैसे चेंज होंगी, क्योंकि जो हमारा होमोलोगस सीरीज होता है क्या होता है, उसमें सेम फंक्शनल ग्रुप लगा होता है। जो OH है, लाइक CH के साथ आप OH लगा दो, एक है CH2 CH3 CH2 OH लगा दो, ठीक है। तो इनका फंक्शनल ग्रुप सबका क्या है, सेम है। जब फंक्शनल ग्रुप सेम है तभी तो उसे हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं, आपने पढ़ा होगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, तो तभी तो हम उसे क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज कहते हैं। तो अगर होमोलोगस सीरीज में फंक्शनल ग्रुप सेम है बेटा, तो केमिकल प्रॉपर्टी कैसे चेंज होंगी। तो आपका जो है आंसर है उसका A है, और इसका रीज़न भी आपको मेंशन करना है, ठीक है। एग्जाम में आपको ऐसा नहीं है कि देखिए ये बोला और आपने सिर्फ A पे टिक कर दिया, आपको इसका रीज़न भी देना पड़ेगा, तभी आपको 1 मार्क मिलेंगे, वरना आपको हाफ मार्क मिलेंगे। तो आपको ने पहले बताया इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे देखिए आंसर 3 में आपने पहले बताया कि रीज़न इज केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, और दूसरा इट डज नॉट अकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 में बोला है व्हाई डज द सन अपीयर वाइट एट नून, शाम के टाइम में जो सन है वो वाइट क्यों अपीयर होता है, व्हाई डज सन अपीयर वाइट एट नून। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये लाइट के चैप्टर से आता है, चैप्टर नंबर 11 जो आपका आता है आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, उस चैप्टर से आता है, चैप्टर 11। अभी हो सकता है आपने ना पढ़ा हो 10 और 11, बट आप पढ़ेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो इसका आंसर बहुत आसान है, द लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड एट नून। नून के टाइम में, शाम के टाइम, दोपहर के टाइम में क्या होता है कि जो लाइट होती है लीस्ट, सबसे कम स्कैटर होती है। तो ये स्कैटरिंग की वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका जो जब सनराइज होता है, सनसेट होता है, तो स्काई रेडिश क्यों दिखता है, स्काई ब्लू क्यों दिखता है। तो ये सारे क्वेश्चन आप स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से पूछे जाते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आप वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपके 4 क्वेश्चंस हो गए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है बोथ अ स्फेरिकल मिरर एंड थिन स्फेरिकल लेंस हैव अ फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है अभी हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन अगर आप चैप्टर 10 पढ़ चुके हैं तो आपको समझ में आया, और नहीं भी पढ़ा है तो आप समझ जाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपका लाइट वाला चैप्टर है रिफ्लेक्शन, वहाँ से ये पूछा जा रहा है। बोथ अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन, आपके पास बोथ अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस, एक मिरर है एक लेंस है, ठीक है, एक मिरर है एक लेंस है, दोनों का फोकल लेंथ आपको -15 दे रखा है, ठीक है। फोकल लेंथ ये सब क्या होता है हम आपको आगे
पता चलेगा, मैं पढ़ाऊंगी। व्हाट टाइप ऑफ मिरर एंड लेंस आर दीज, किस तरह के ये मिरर हैं और किस तरह के लेंस हैं। देखिए जब आप मिरर पढ़ेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि आप मिरर बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाते हैं, फोकस लेंस बनाते हैं या सी बनाते हैं, ये इसका रेडियस होता है, लाइट फॉल करती है किस तरीके से पास, रिफ्लेक्शन देयर आर वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट। तो जब आप उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये कौन सा होगा मिरर एंड लेंस, ये आपको आंसर करना है। तो इसका आंसर आपका होगा बेटा बोथ आर कॉनकेव, क्या होंगे, दोनों ही कॉनकेव। देयर आर टू टाइप ऑफ लेंस एंड टू टाइप ऑफ मिरर, कॉनकेव एंड द कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। जब आप ये चैप्टर पढ़ते हैं ना तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो यहाँ पे आपके दोनों ही कॉनकेव हैं। इसका क्या है अल्टरनेटिव आंसर दैट शुड बी गिवन, तो ये है प्लानो कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो आप सिंपल लिख देंगे बोथ आर कॉनकेव मिरर, आपका सफिशिएंट है आंसर। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है, देखिए 6 में फिर से आपको इंटरनल चॉइस दी है, इस तरीके से आपको इंटरनल चॉइस मिलेंगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में या तो ये करिए या तो ये करिए, और का मतलब है दोनों में से एक करना है, जो आपको आसान लगे वो कर लीजिए। द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व्ड इन द रियल इन्वर्टेड लार्ज एंड द ऑब्जेक्ट। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी चैप्टर 10 से आया है, जो आपका चैप्टर 10 है उसी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये वाला, कि जो इमेज बनेगी। देखिए इसके लिए आपको चैप्टर जो 10 है उसमें एक टेबल पढ़ाई जाएगी कि जो आपका ऑब्जेक्ट होता है अगर मिरर से बहुत दूर है तो इमेज कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनेगी। और वो टेबल आप याद करते हैं तो ये फटाफट चुटकियों में आंसर दे देंगे आप। तो द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर इज, जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और लार्ज देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। वेयर इज ऑब्जेक्ट प्लेस, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा। अगर आपने वो टेबल याद कर रखी है तो इसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं, आप फटाफट से आंसर कर पाएंगे जब आप चैप्टर 10 पढ़ेंगे। नेम द पार्ट्स ऑफ लेंस, और दूसरा आपको ऑप्शन में दिया हुआ है नेम द पार्ट्स ऑफ लेंस थ्रू विच अ रे ऑफ लाइट पासिस विदाउट सफरिंग एंड डेविएशन। आपको लेंस के उस पार्ट का नाम बताना है जहाँ से लाइट पास हो जाती है बिना सफ़र किए, डेविएशन यानी पाथ चेंज किए बिना पास हो जाती है। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट का, तो क्वेश्चन नंबर 6 है पहला तो ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर वो होता है जो हमारा लेंस होता है यहाँ पे बीच में होता है, जो ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं इसे। ऑप्टिकल सेंटर वो होता है जहाँ से लाइट डेविएट नहीं होती, कंप्लीट पास हो जाती है, ठीक है, कंप्लीट पास हो जाती है इस तरीके से, तो वो चीज़ होता है ऑप्टिकल सेंटर। दूसरा पूछा था कि अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा कि इमेज रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और रियल ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी, तो बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर कर्वेचर, यानी ये फोकस और कर्वेचर के बीच में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रखा होगा, तब आपकी जो इमेज है वो बड़ी बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। ये चीज़ आपको तभी समझ में आएगी जब आप चैप्टर 10 पढ़ेंगे और उसका वो पूरा चार्ट पढ़ेंगे। बहुत ईजी है, मैं खुद करवाऊंगी आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपको अच्छे से मैं जूम करके दूसरे स्लाइड में दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे बोला है इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर। आप देखिए जो ये वाला चैप्टर है ना, ये आपका चैप्टर 12 और 13 से आता है। मैग्नेटिक फील्ड जहाँ आप पढ़ेंगे, करंट के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ से पूछा जाएगा। इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर देयर आर 2 कॉइल्स। लेकिन जब आप ये क्वेश्चंस करके वो चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2 कॉइल्स वाउंड ऑन अ नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। ये आपका एक सिलेंडर है जो नॉन कंडक्टिंग है, इसके ऊपर आपने क्या किया है, 2 कॉइल्स, कॉइल 1 कॉइल 2, कॉइल को राउंड कर दिया, वाउंड कर दिया है, ठीक है, लपेट दिया है। इनिशियल द की इज नॉट इंसर्टेड इन द सर्किट। इनिशियल में क्या है, हमने की नहीं यहाँ पे देखिए की लगी है, बैटरी लगी हुई है और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। देखिए जैसे आपका एमीटर होता है करंट मेजर के लिए, V आप लगाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस चेक करने के लिए वोल्ट मीटर, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड एक टर्म होती है जिसको आप करंट में पढ़ेंगे, उसके लिए हम लगाते हैं गैल्वेनोमीटर, जिसको हम G से डोनेट करते हैं। तो यहाँ पे जब आप सर्किट ऑन करोगे, करंट फ्लो होगा, तो आप देखोगे इनिशियल की इज़ नॉट इंसर्टेड इन सर्किट। स्टार्टिंग में हमने की को नहीं लगाया था, लेटर द की इज़ इंसर्टेड एंड रिमूव शॉर्टली आफ्टर, और हम थोड़े टाइम के लिए की को लगाएंगे और उसके बाद निकाल देंगे।
तो आपसे पूछ रहा है व्हाट आर टू ऑब्जर्वेशन दैट कैन बी नोटेड फ्रॉम द गैल्वेनोमीटर रीडिंग। आप क्या दो चीज़ नोट करेंगे गैल्वेनोमीटर रीडिंग में। गैल्वेनोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द मैग्नेटिक फील्ड इन द सर्किट। मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसको मेजर करता है गैल्वेनोमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा, there are momentary galvanometer deflection that die out shortly. The deflection are in opposite direction. दो ऑब्जर्वेशन क्या होंगी कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा। देखिए जब आप की इंसर्ट करेंगे तो उसमें करंट फ्लो होगा, जब करंट फ्लो होगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, जिसकी वजह से जो आपकी ये तीर होगी गैल्वेनोमीटर की वो थोड़ा सा ऐसे डिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, हल्का सा ऐसे नीडल जो है हल्का सा ऐसे डिफ्लेक्ट होगी। और द डिफ्लेक्शन आर अपोजिट डायरेक्शन, और डिफ्लेक्शन जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये दो ऑब्जर्वेशन है जो आप मेंशन कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं 8। ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। आपका अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। इस तरीके का क्वेश्चन भी 1 नंबर में भी आता है, 2 नंबर में भी आता है और कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है, कि बार मैग्नेट में अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करिए, स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर में ड्रॉ करिए, तो इस तरीके के हमेशा पूछे जाते हैं। तो आपको सिंपली ड्रॉ कर देना है। ये भी चैप्टर 13 से आता है। The field consists of concentrated circle सेंटर्ड ऑन वायर। अगर आपका स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये आपका स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो आती हैं इस तरीके से आती हैं, सर्कुलर तरीके से आती हैं, ठीक है, और वहाँ पे आप इस तरीके से एरो दिखाते हैं। ये आपका डायरेक्शन ऊपर की तरफ आपकी करंट होगी और ये इस तरीके से आपका ये जो डायरेक्शन ये ऐसे दिखाया हुआ है, ये बी इज़ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, बाहर की तरफ निकलती हुई मैग्नेटिक फील्ड होगी और सर्कुलर होगी, ठीक है। ये देखिए ऐसे सर्कुलर होगी, ये आपका बी है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा। इसके लिए आप आगे लॉ पढ़ेंगे, थंब रूल पढ़ेंगे, लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, वो सब आप पढ़ेंगे। तो आपको सिंपली ये ड्रॉ कर देना है क्वेश्चन नंबर 8 में। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। देखिए अगेन आपको 2 इंटरनल चॉइसेस दी हैं। नंबर 1 में बोला है टू अनइक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अनइक्वल रेजिस्टेंस क्या होता है हमारा, दैट्स अ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये आप ओम्स लॉ पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे। टू अनइक्वल रेजिस्टेंस है, हमने उसे पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। पैरेलल क्या होता है, ऐसे एक कनेक्ट है, दूसरा उसके नीचे कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। इफ़ यू आर नॉट प्रोवाइड विद एनी अदर पैरामीटर, अगर आप उसे कोई और पैरामीटर नहीं देते जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू आई और आर, व्हाट कैन वी सेड अबाउट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 2 रजिस्टर। तो क्या वोल्टेज ड्रॉप होगा दोनों रजिस्टर के बीच में, ये क्वेश्चन करिए। अदरवाइज, ठीक है, तो इसका क्या वोल्टेज, तो हम इसका जो 9 का पार्ट 1 है, ठीक है, पार्ट 1 या फिर चॉइस है, ऑप्शनल है, आप कोई भी कर सकते हैं। तो इसका क्या आंसर होगा 9 का, तो इसका आंसर होगा वोल्टेज ड्रॉप इज सेम अक्रॉस बोथ। अगर कोई अदर चीज़ आपने नहीं लगाई है तो जो वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। देखिए जो आपका सर्किट होता है ना, यहाँ पे आपने एक रेजिस्टेंस लगाया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया, तो ये क्या है, पैरेलल में है, तो इनके बीच में वोल्टेज ड्रॉप क्या रहेगा, सेम रहेगा। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा है सम वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज Q फ्रॉम इनिशियल टू पॉइंट A इन स्पेस। कुछ काम होगा अगर चार्ज Q इनिशियली, Q जो है हमारा कुछ वो करेगा, मूव करेगा। द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A इन गिवन V, पोटेंशियल आपको दे रखा है कितना होगा, V होगा। What is the work done to move this charge from initial point Q and V? कितना वर्क डन होगा, अगर ये आपको सारा क्या है क्वांटिटी की फॉर्म में दे रखा है, Q, V इज द वोल्टेज डिफरेंस, Q इज द चार्ज, तो आपका कितना वर्क डन होगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो आपका जो वर्क डन होगा, इसका सिंपल आपको फॉर्मूला पूछ रहा है, तो W इज इक्वल्स टू QV, W इज द वर्क डन, Q इज द चार्ज एंड V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये आपका आंसर नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है वेन आर थिन वॉल्ड एंड हैव वाल्व्स जस्टिफाई। जो वेन्स होती हैं, ये आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है, आपने बायो वाले चैप्टर में पढ़ा है। वेन्स होती हैं वो थिन वॉल्ड होती हैं एंड हैव वॉल्व्स। वॉल्व्स उसमें क्यों होते हैं, वेन्स में ये वॉल्व्स क्यों होते हैं, आपको रिकॉल करिए थोड़ा सा, जो डाइजेशन वाला पार्ट पढ़ा था हमने और जो अलग अलग किडनी पढ़ा था, ये सारे पार्ट्स पढ़े थे आपने, तो वहाँ पढ़ा था आपने, ठीक है, वर्कशीट में भी किया होगा। तो इसका आंसर है आपका, इसका आंसर है आंसर नंबर 10। ये देखिए
ठीक है, ये आपका आंसर है। वेन्स हैव थिन वॉल बिकॉज द ब्लड देयर इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर एंड दे हैव वाल्व्स टू इंश्योर ब्लड फ्लो इन वन डायरेक्शन। ठीक है, ब्लड का जो फ्लो है वो एक डायरेक्शन में सही तरीके से हो जाए, इसलिए वो थिन वॉल्स होते हैं। ब्लड देयर इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर, वो ज़्यादा देर तक प्रेशर में नहीं रहते। तो ये आपका आंसर नंबर 10 हो गया। सारे रीजनल क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन 1 to 10 करे हैं और इसमें भी कुछ इंटरनल चॉइसेस थी, वो हमने सॉल्व करी है। तो यहाँ पे आज हमने सॉल्व किया है सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 to 10। नेक्स्ट, ये पार्ट 1 था। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 to 20 एंड इसके बाद हम सेक्शन सी, सेक्शन बी एंड सेक्शन डी को सॉल्व करेंगे अलग अलग पार्ट्स में। आज आपको ये क्वेश्चन नंबर 10 अपनी कॉपी में सॉल्व करना है। किस किस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं उसे मार्क करना है और उसके बाद जब पूरा सैम्पल पेपर हो जाए तो उसे पूरा अच्छे से रिवाइज करना है, रिकॉल करना है। आपको पेपर का फॉर्मेट समझना है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बढ़ाए जा रहे हैं, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें, और अगर अभी जो चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो डोंट वरी, वो चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे, आपको सब समझ में आएगा। बस आपको क्या करना है कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए पूरा सैम्पल पेपर का तो आप बोल दीजिए मैम सैम्पल पेपर का पीडीएफ हमें नहीं मिल रहा है, मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगी। अदरवाइज आप सीबीएसई की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ और उसको सॉल्व कर सकते हैं। सारे सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अगर आपको समझ में आ गया तो आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे जिन बच्चों तक अभी तक सैम्पल पेपर नहीं पहुंचा है उन सबको पहुंच जाए, उन सबको भी मिल जाए, उनकी भी हेल्प हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।